Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंदरगंज राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 12th मिनरल न्यूट्रिशन कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, नाइट्रोजन साइकिल एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 कंप्लीट कर देंगे इन वन शॉट। ओके, सो बी फोकस्ड, लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे तरीके से फिनिश कर लिया था। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं बिकॉज दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। बहुत ही कम मात्रा में ये प्लांट्स को चाहिए होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अमाउंट कितना होता है? लेस देन 10 मिलीमोल्स पर केजी ऑफ ड्राई वेट। अगर हम प्लांट का 1 केजी ड्राई वेट लें और उसमें 10 मिलीमोल से कम इनका अमाउंट आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? आयरन है, ठीक है, मैं सिंबल भी लिख देती हूँ। मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल, ये हमारे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इनके हम फंक्शंस देखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्लांट्स में और किस फॉर्म में ये प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स किस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आयरन, दैट इज Fe सिंबल इसका। प्लांट एब्जॉर्ब आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस। Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, एक होता है फेरस, Fe2 पॉजिटिव होता है ना, तो फेरस के फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जो इनकी हायर ऑक्सीडेटिव स्टेज होती है उस पे प्लांट्स मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है आयरन, लेकिन इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स एज कम्पेयर टू द अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो जिंक है, बोरोन है, निकल है, उनके कंपैरिजन में आयरन प्लांट को ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? आपको पता है कि ये क्लोरोफिल फॉर्म करने में हेल्प करता है। क्लोरोफिल बनेगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगी, तो ही हमें फूड मिलेगा। तो आयरन जो है वो क्लोरोफिल के लिए चाहिए, तो इसीलिए प्लांट्स को आयरन है ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करना पड़ता है। इसके अलावा इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। उन प्रोटीन्स का पार्ट है आयरन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करती हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि फेरिडॉक्सिन है जो जेड स्कीम है, उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फेरिडॉक्सिन, वो भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो उसमें आयरन हो गया। ऐसे ही साइटोक्रोम्स हैं, ये भी आयरन प्रोटीन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को टेकअप करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे उसको जो है दे देते हैं, उनको डोनेट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। सो इसीलिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम। देखो, जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कैटालेज एंजाइम होता है जो कि जो ऑक्सीडेटिव डैमेज से हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि आयरन है जो कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा उसकी फंक्शनिंग को। सो ये तो थे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन। अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मैंगनीज, ठीक है, Mn। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Mn पॉजिटिव आयंस। बेस्ट फंक्शन है जो मैंगनीज का वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस से हमें क्या मिलता है? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड मिलता है हमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो प्लांट्स के अंदर जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो उसमें मैंगनीज का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब पानी है, जो पानी प्लांट्स के अंदर स्प्लिट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे, तो यहाँ पे मैग्नीज हेल्प करता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे क्लोरीन भी हेल्प करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। क्लियर? तो ये तो मैग्नीज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। इसके अलावा जितने भी फोटोसिंथेसिस में मोस्टली एंजाइम है, रेस्पिरेशन में एंजाइम्स यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसमें भी मैग्नीज हेल्प करता है।
So these are the functions of manganese. Okay, now let's see जिंक क्या करता है प्लांट्स में. प्लांट पहले तो इसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयंस में, ठीक है, जिंक +2 आयंस की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं. ये भी कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिंक. कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम क्या होते हैं, जब भी हमने किसी सबस्ट्रेट में इनऑर्गेनिक कार्बन डालनी है, ठीक है, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम हेल्प करेंगे, और वो काम तभी करेंगे अगर जिंक उनकी हेल्प करेगा तो. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ जिंक इज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स. जो फाइटो हार्मोन है ऑक्सिन, उसके सिंथेसिस के लिए भी जिंक नेसेसरी है, ठीक है. कॉपर अनदर माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस. अब देखो क्यूप्रिक आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्यूप्रस इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, Cu+2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है. हायर ऑक्सीडेटिव फॉर्म होती है जो आयंस की, उसमें ही प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं. आयरन की तरह ये भी जो क्यूप्रिक है, कॉपर है, ये सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि रिडॉक्स रिएक्शंस में होते हैं. अब क्या होता है कि देखो कॉपर प्लस है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, कॉपर 2 पॉजिटिव. अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तो ये फिर क्या बन जाएगा, क्यूप्रस बन जाएगा. तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं. तो इनमें भी जो है, जो एंजाइम्स रिडॉक्स रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, उनमें कॉपर उन एंजाइम्स की हेल्प करता है. बोरोन इज रिक्वायर्ड, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरेट आयंस. इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है. या किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं इसको प्लांट्स, B4O7(2) इस फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. ये जो फॉर्म्स हैं आपको बेटे याद रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं कि बोरोन किस फॉर्म में प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस. बोरोन होगा तो कैल्शियम आयंस प्लांट अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है. मेम्ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी तरह से होगी अगर बोरॉन की ऑप्टिमम अमाउंट प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं. पॉलन जर्मिनेशन, ये आप प्रैक्टिकल भी करोगे नेक्स्ट क्लास में कि बोरॉन की हेल्प से जो पॉलन जर्मिनेशन है वो फास्ट होती है, सेल इलोंगेशन होती है, सेल डिफ्रेंशिएशन होती है, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी बोरॉन हेल्प करता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. जो कोई भी फंक्शन है इसका MCQ में पूछा जा सकता है या 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ठीक है. मॉलिब्डेनम, इट इज़ अब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयंस. फॉर्मूला क्या है मॉलिब्डेट का, इस तरह से आप मॉलिब्डेट आयंस का फॉर्मूला लिखोगे. दीज आर अब्जॉर्ब्ड इन दिस फॉर्म, ठीक है. अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नाइट्रोजनस एंजाइम बताया था, जो कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें होता है. तो उसमें क्या होता है, मैंने बोला था मॉफी होता है, ठीक है. मॉलिब्डेनम आयरन इनकी एक्टिव साइट्स पे होता है. तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम को भी क्या करेगा, उसका कंपोनेंट है. नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का भी कंपोनेंट है जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं. क्लोरीन, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस, ये तो हमें पता ही है, ठीक है. अलॉन्ग विद सोडियम एंड पोटाशियम आयनिक बैलेंस में भी हेल्प करता है क्लोरीन. सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, मेंटेन करता है. एनायन केटायन बैलेंस को मेंटेन करता है क्लोरीन. इट इज़ एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस. जैसे मैग्नीज वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में हमने बोला, वैसे क्लोराइड आयंस भी हेल्प करते हैं इन द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस. क्लियर स्टूडेंट्स. सो ये तो थे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाउ दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. ओके, अब हम देखते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन. देखो हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किए, हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किए, और उनकी एक ऑप्टिमम अमाउंट है जो प्लांट को चाहिए, ठीक है. अगर उस ऑप्टिमम अमाउंट से बिलो हो गई इनकी कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट की, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो क्रिटिकल केस हो गया. क्रिटिकल, जब जैसे हम बोलते हैं कि क्रिटिकल पेशेंट है, उसमें इस चीज़ की कमी हो गई या उसका ये डैमेज हो गया,
ठीक है, नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन हो गई उसकी बॉडी की। तो ऐसे ही अगर इनकी जो अमाउंट है अगर वो बिलो हो गया, ठीक है, जितना ऑप्टिमम रिक्वायर्ड है, तो हम बोलेंगे कि ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। सो डिफाइन कैसे हम करेंगे? द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, which plant growth is retarded, below which the plant growth is retarded, it is termed as critical concentration। और critical concentration जब होगी तो वो फिर क्या होगा? एलिमेंट इज सेट टू बी डेफिशिएंट, उसमें जो है एलिमेंट की कमी आ गई है, मिनरल की कमी आ गई है प्लांट में, सॉइल में कमी होगी, तो फिर क्या होगा? जब डेफिशिएंट होगा मिनरल में प्लांट, तो वो कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाएगा प्लांट, ठीक है, कोई ना कोई उसकी डेवलपमेंट है जो रुक जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स। कि प्लांट्स कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्यों हुआ? क्योंकि मिनरल्स डेफिशिएंट हो गए। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हो गई? इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट या मिनरल्स, प्लांट्स शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ये नॉर्मल चेंजेस नहीं होती हैं। These morphological changes are indicative of certain element। अब यहाँ पे मिनरल्स और एलिमेंट में कंफ्यूज मत होना बच्चों, हम मिनरल्स की ही बात कर रहे हैं। मिनरल डेफिशिएंसीज एंड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स। क्लियरली आपको प्लांट को देख के पता चलेगा कि ये नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। अब क्या क्या सिम्टम्स हैं जो क्लियर होते हैं? देखो, क्लोरोसिस हो सकता है। क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट के लीव्स येलो दिखेंगे। नेक्रोसिस, सेल डेथ जिसको बोलते हैं, ठीक है, टिश्यूज ही मरने शुरू हो जाएंगे प्लांट्स के। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी। जब सेल डिवीजन नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। डिले ऑफ फ्लावरिंग, अगर ग्रोथ हो भी रही है तो फ्लावर नहीं निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। क्यों हुए? मिनरल्स की डेफिशिएंसी से। अब ये सिम्टम्स तो हमें क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से ये जो सिम्टम्स हैं, डिफरेंट सिम्टम्स हैं, वो अपीयर होते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ अपीयर होते हैं प्लांट के? देखो, अगर तो प्लांट के मैच्योर पार्ट्स हैं जो, वो उनमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स वो जो मिनरल की डेफिशिएंसी हुई है वो मिनरल इमोबाइल है, ठीक है। चलो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट्स के लीफ ग्रो कर रहे हैं। नीचे सबसे जो मैच्योर लीफ था इसका वो ब्राउन हो गया, ठीक है, और वो गिरने लग गया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई होगी, और ये मिनरल है इसी में ही है, कहीं और मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इमोबाइल मिनरल होगा तो जो मैच्योर लीफ है वो सबसे पहले सिम्टम्स दिखाएंगे, क्लियर। और अगर मोबाइल होगा मिनरल तो क्या होगा? जो मैच्योर लीफ है वो अपना जो मिनरल है वो यंग लीव्स को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सो डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यूज। अगर मिनरल इमोबाइल है या जो मैच्योर टिश्यू की डेथ हो रही है, मैच्योर लीफ की जो है डेड हो रहा है, वो अपना जो मिनरल है वो यंग लीव्स तक नहीं पहुंचाएगा, और यंग लीव्स क्या हो जाएंगे? डेड होने शुरू हो जाएंगे, क्लियर। कंसेप्ट क्लियर करना है बच्चे आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज। अगर यंग टिश्यूज पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं तो मतलब एलिमेंट इमोबाइल है। अगर मैच्योर पे आ रहे हैं तो एलिमेंट हमारा मिनरल क्या है? मोबाइल, क्लियर। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम। जब क्या होगा? क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, सल्फर। इन जब न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस मीन्स लैक ऑफ क्लोरोफिल।
ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे इन मिनरल्स के नाम जिनसे क्लोरोसिस होता है। कोई एक भी उठा के एग्जामिनर पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको याद करना पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हैं तो देखो, मॉन्क, मांगे, मंजन, फिर से मंजन होता है ना जो हम जिसे अपने टूथ साफ करते हैं, टीथ साफ करते हैं, मॉन्क, मांगे, मंजन, फिर से। अब क्या है इसमें देखो, मॉन्क जो है हमारा क्या हो गया, मॉलिब्डेनम, एन नाइट्रोजन, के पोटाशियम, मांगे मैग्नीशियम, मंजन Mn, ठीक है, मन Mn, जन Zn, फिर आयरन से। सो ये ट्रिक है, नॉट साइंटिफिक ट्रिक, बट आप क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, MCQ में आते हैं, तो आप इस ट्रिक से भी जो क्लोरोसिस की जो डेफिशिएंसी है क्लोरोसिस की क्यों हो रही है उन मिनरल्स को लर्न कर सकते हो। ओके, अनदर डेफिशिएंसी सिम्टम इज़ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या, डेथ ऑफ टिश्यू हो जाती है, पर्टिकुलरली लीफ डेड होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, या नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, कुक का मैजिक। कुक क्या हो गया हमारा, कॉपर, का क्या हो गया हमारा, कैल्शियम, मैजिक क्या हो गया हमारा, मैजिक मैग्नीशियम, और क क्या हो गया हमारा, पोटाशियम। तो ये जस्ट ए ट्रिक है टू लर्न द मिनरल्स विच आर कॉजिंग डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नेक्रोसिस। मॉलिब्डेनम जो है वो सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है, ठीक है। ऐसे ही फ्लावरिंग डिले हो जाती है जब, तो उससे नाइट्रोजन की, सल्फर की, मॉलिब्डेनम की जो है डेफिशिएंसी है, तो फ्लावरिंग जो है डिले हो रही है। तो इसको आप याद कर सकते हो, नो स्मोक, नो मीन नाइट्रोजन, एस मीन्स स्मोक, एस मीन्स स, मो मीन्स मॉलिब्डेनम, क मीन्स पोटाशियम। पोटाशियम भी होता है डिले फ्लावरिंग के, deficiency of potassium results in delay flowering. So these are the deficiency symptoms of these minerals which cause necrosis, which cause inhibition of cell division, which cause delay flowering. आपको याद करने ही करने हैं ये। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अभी तो हमने बात की डेफिशिएंसी की, और अगर हम इनको ज़्यादा ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने लग जाएं, मैक्रो तो देखो हम देते ही हैं भर भर के, प्रॉब्लम आती है माइक्रो की। अगर आपने माइक्रो ज़्यादा दे दिए तो उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो प्लांट्स के अंदर इनफैक्ट टॉक्सिक क्रिएट करने लग जाते हैं। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन द टिश्यूज दैट रिड्यूसेस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यूज बाय अबाउट 10%, अगर 10% का उसमें लॉस हो गया उसके ड्राई वेट में, तो हम कहेंगे भाई टॉक्सिसिटी हो गई, आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा दे दिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मैग्नीज टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, हमने मैग्नीज प्लांट्स को ज़्यादा दे दिया, ठीक है, उससे क्या हुआ, जो उसके प्लांट्स के लीव्स थे उनकी क्लोरोटिक वेन्स हो गई। क्लोरोटिक वेन्स कैसे हो गई कि सपोज ये हमारा लीफ है, ठीक है, तो लीव्स के अंदर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स आ गए, ठीक है, इनको बोलते हैं क्लोरोटिक वेन्स। अब ये क्यों आए, क्योंकि मैग्नीज ने क्या किया, इसने मैग्नीशियम और आयरन की जो एब्जॉर्प्शन प्लांट आराम से कर रहा था उसको रोक दिया। खुद तो बढ़ गया मैग्नीज, लेकिन मैग्नीशियम एंड आयरन की एब्जॉर्प्शन पे प्लांट की उसको रोक लगा दी। अब प्लांट ना तो आयरन एब्जॉर्ब कर रहा है ना मैग्नीशियम एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों ही क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो अपने आप ही क्लोरोटिक वेन्स होंगी, ब्राउन स्पॉट्स आएंगे। ठीक है, तो ये कहना कई बार डिफिकल्ट होता है कि ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो टॉक्सिसिटी की वजह से आ रहे हैं या एक्चुअल में डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं। क्लियर, तो ये हुआ है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब हम अपना आज के लेक्चर का न्यू एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, देखो नाइट्रोजन 78% है, एटमॉस्फेयर में बहुत अमाउंट में है नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन जो है हमें पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो हमारा DNA ही नाइट्रोजन बेसिस का बना हुआ है,
जितने भी प्रोटीन्स हैं हमारे वो अमीनो एसिड से बनते हैं, अमीनो एसिड्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्लांट्स हैं इस नाइट्रोजन को, देखो मैं यहाँ पे एक प्लांट बनाती हूँ, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ये प्लांट है जो नाइट्रोजन को देखता रहता है, इस नाइट्रोजन को, ट्रिपल बॉन्ड वाली नाइट्रोजन को, लेकिन इसको यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों नहीं यूज़ कर पाता? क्योंकि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो बहुत सारे इवेंट्स चाहिए जिससे ये नाइट्रोजन सॉइल में जाए, सॉइल से फिर प्लांट्स में जाए, प्लांट्स को हम खाएं, ठीक है, फिर जो है वापस एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन जाए। सो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिससे नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक टू द इन्वायरमेंट जाती है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर ह्यूमन बींग्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पे फिर क्या आती है कि हम दोबारा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे प्लांट है, वही डायग्राम हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट है जो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसके लिए इस नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयंस। तभी जो है प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। हालांकि अमोनिया फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले हमको नाइट्रोजन को फिक्स करना है। किस में फिक्स करना है? अमोनियम आयंस में, अमोनिया में। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बहुत जो है तरीके हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के, फिजिकल फिक्सेशन भी है, इन्वायरमेंटल फिक्सेशन भी है, ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन भी है। कौन सी प्लांट्स जो है मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कैसे होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको समझ आ गया कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर अमोनिया बनेगी तभी जो है प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन से तरीके हैं? लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हमारे एटमॉस्फेयर में जब लाइटनिंग होगी, थंडरिंग होगी, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होके ये नाइट्राइट्स बनाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएंगे, तो प्लांट्स यूज़ कर लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही क्या है इंडस्ट्रियल कंबस्टन, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में जो वहाँ पे भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, तो अल्टीमेटली प्लांट उनको कहेंगे हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। पावर जनरेटिंग स्टेशंस में भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनते हैं, तो ये फॉर्म में प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस फॉर्म में प्लांट N2 की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो कुछ हद तक तो ये जो सारी प्रोसेसेस हैं इन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया। लेकिन प्लांट्स के लिए इन प्रोसेसेस के थ्रू फिक्स हुई नाइट्रोजन सफिशेंट नहीं है। प्लांट्स को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, फिक्स हुई हुई नाइट्रोजन का अमाउंट उनको ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए तो फिर क्या होगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ही हमारी हेल्प कर सकती है, इनडायरेक्टली प्लांट्स की डायरेक्टली हेल्प कर सकती है। बायोलॉजिकल मीन्स इसमें माइक्रोब्स यूज़ होंगे, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया यूज़ होंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें नाइट्रोजनस एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो कैसे होगा कि यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा प्लांट है, प्लांट बेचारा देख रहा है कि मेरे पास नाइट्रोजन आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ी है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पड़ी है, बेचारा तरस रहा है, देख रहा है कि मैं इसको कैसे एब्जॉर्ब करूँ। तो फिर कुछ ओहो डायग्राम दोबारा ड्रॉ करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं हम डायग्राम को। यहाँ पे हमारा प्लांट जो कि नाइट्रोजन को देख रहा है कि नाइट्रोजन को मैं कैसे एब्जॉर्ब करूँ, कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे अमोनिया में। ठीक है, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया ने हेल्प कर दी। अब ये जो अमोनिया है ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। पहले इसका क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा, फिर क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। यहाँ भी क्या करेंगे, बैक्टीरिया हेल्प करेंगे इसकी। ठीक है, तो देखो बैक्टीरिया कितने इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने प्लांट की हेल्प कर दी। अब प्लांट नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये क्या होगी हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। अब कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, देखो फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एरोबिक फ्री लिविंग भी हैं, एरोबिक भी हैं। एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर एंड बेजोनिकिया। याद रखना है आपको कि फ्री लिविंग भी है, एरोबिक भी है। फ्री लिविंग एंड एनएरोबिक भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आपको याद रखना है रोडोस्पिरिलियम एनएरोबिक है, फ्री लिविंग है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गा है, एनाबीना है, नॉस्टोक है, ऑसिलेटेरिया है, ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेस है, प्लांट्स की हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये तो थे फ्री लिविंग। एक होते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये प्लांट्स की रूट्स में होते हैं, सॉइल में होते हैं, प्लांट्स के पास जाते हैं और प्लांट्स को कहते हैं कि हम आपके अंदर नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, लेकिन आप हमें क्या दो, आप हमें फूड दो। तो ये कहते हैं कि आप हमें फूड दो, हम आपको क्या देंगे, हम आपको नाइट्रोजन फिक्स करके दे देंगे। तो इनको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम। तो आप क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हो कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ऐसे ही नॉन लेग्यूम प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे एलनस, ये लेग्यूम नहीं है, नॉन लेग्यूम प्लांट है, इसमें भी एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, फ्रैंकिया। सो ये दोनों बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने हैं। क्लियर, ये है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, तो चलो अब हम डायग्राम एक बार दोबारा से करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। डायग्राम कैसे करेंगे हम कि ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे हमारी नाइट्रोजन पड़ी है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, प्लांट्स है हमारा। अब यहाँ से नाइट्रोजन फिक्स हुई अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है, हेल्प की किसने, बैक्टीरिया ने। उसके बाद इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, NO2 में, हेल्प की बैक्टीरिया ने। NO2 से ये बना NO3 नाइट्रेट, हेल्प की बैक्टीरिया ने। नाइट्रेट प्लांट के अंदर गया, ठीक है, बैक्टीरिया देखो कितनी हेल्प कर रहे हैं। अब क्या होगा, हम इस प्लांट को क्या करेंगे, इस प्लांट को हम खा लेंगे, तो हमारे में क्या गई, नाइट्रोजन हमारे में चली गई। जब ये प्लांट्स एंड एनिमल्स डेड होंगे तो वापस क्या होगा, अमोनिया सॉइल में, अमोनियम आयन सॉइल में चले जाएंगे। कुछ जो नाइट्रेट्स हैं वो भी इन्वायरमेंट में वापस चले जाएंगे, ठीक है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का साइकिल चलता रहेगा। अब हमारा मेन मकसद क्या है, हमको ये बैक्टीरिया के नाम भी याद करने हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो अमोनिया बनी, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अमोनिफिकेशन, ठीक है। और जो बैक्टीरिया ने जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको नोट्स भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ये दोनों बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं, आपको नाम लर्न होने ही चाहिए। नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट
विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। और इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया से हमने नाइट्रेट्स बनाए, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। और इन बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल से अपनी एनर्जी लेते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, सो ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब ये मैंने बुक की एज इट इज़ पिक ली है, ये आपकी बुक की पिक है, आप बुक खोल के देखना। अब आपको समझ आएगा कि जो अमोनिया है उसकी ऑक्सीडेशन किस में हुई, नाइट्राइट में। नाइट्राइट की फर्दर ऑक्सीडेशन किस में हुई, नाइट्रेट में। अब नाउ दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इजीली। ठीक है, डायरेक्ट अमोनिया को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में उनको क्या चाहिए, नाइट्रेट्स ही चाहिए। क्लियर, चलो आगे मूव करें हम। ये डायग्राम भी बुक का है। ठीक है, अब देखो आपको कितना इजी लगेगा ये डायग्राम। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्लियर दिख रहा होगा आपको, नहीं तो बाद में आप बुक को कंसल्ट करना। इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अमोनिया बनी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया बनी, नाइट्राइट बने, नाइट्रेट बने। ठीक है, नाइट्रेट प्लांट्स ने लिए, प्लांट्स के बाद एनिमल ने लिए, दोनों की डेथ एंड डिके हुई और वापस अमोनिया जो है सॉइल में चले गए, इसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, कुछ नाइट्रेट जो हैं वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं N2 में, उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन के जो बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। वेरी इंपॉर्टेंट। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच नाइट्रेट इन द सॉइल इज रिड्यूस्ड टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। वापस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन गई। अब हमने एटमॉस्फेयर से ली है, फिक्स की है, तो उसको वापस भी तो करनी है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने क्या किया कि नाइट्रोजन को हमने फिक्स किया अमोनिया में, डीनाइट्रिफिकेशन में हमने वापस दे दी एटमॉस्फेयर को। क्लियर, सो बैक्टीरियल नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हम थोड़ा सा राइजोबियम की स्टोरी करते हैं कि राइजोबियम जो है, क्योंकि बुक में ये सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट में ये कैसे नोड्यूल्स बनाते हैं। देखो क्या होता है, कलर चेंज करते हैं हम पहले। सपोज ये हमारा प्लांट है, ये रूट्स हैं। ठीक है, ये है रूट हेयर। यहाँ पे हमारे पास पड़े हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया है ना ये क्या है, हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया पड़े हैं। अब ये बैक्टीरिया हैं जो माइक्रोब्स हैं, ये रूट हेयर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, रूट हेयर भी इनको अट्रैक्ट करेगा, कुछ इनकी जो केमिकल डायलग्स होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, माइक्रोब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। माइक्रोब जब अट्रैक्ट होंगे तो ये सेल जो हमारा रूट हेयर है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। मैं आपको बुक का डायग्राम भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये बन गया हमारा इन्फेक्शन थ्रेड। अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड बना, ये क्या करेगा, रूट के कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स में जब जाएंगे ये माइक्रोब्स, तो वहाँ पे रूट सेल्स की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, वो फास्ट ग्रो करना शुरू कर देंगे। उनके अंदर क्या भरे हुए हैं, ये बैक्टीरियल ग्रो, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होएगी, तो इस तरह से रूट्स पे क्या बन जाएंगे, नोड्यूल्स बन जाएंगे। अब देखो ये बुक का डायग्राम है। ठीक है, क्या डिफ़िकल्ट है इसमें, मैं इनलार्ज करती हूँ डायग्राम। अभी हमने क्या देखा कि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं सपोज सॉइल में है, ये रूट हेयर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए। जैसे ये रूट हेयर्स के पास गए, रूट हेयर ने हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जैसे हम किसी चीज़ को ग्रिप करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये जो सॉइल बैक्टीरियम है, राइजोबियम बैक्टीरियम, रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो है सेल को क्रॉस करके कॉर्टिकल सेल्स में चले गए, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया। कॉर्टिकल सेल्स एंड पेरिसाइकल सेल्स हैं जो फास्ट मल्टीप्लाई करने लग गए। ठीक है, इनमें क्या भर गए, राइजोबियम बैक्टीरिया भर गए इसमें।
अब जब इतने ज़्यादा राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में चले गए हैं तो अब वो अपना काम स्टार्ट करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आती है कि जैसे ही नाइट्रोजिनेस काम स्टार्ट करने लगता है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एनारोबिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नाइट्रोजिनेस एंजाइम है जो बैक्टीरिया के अंदर, वो ऑक्सीजन को हेट करता है। ऑक्सीजन होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फिक्स करेगा। तो फिर ये बैक्टीरिया हैं जो राइजोबियम, ये क्या करते हैं, इन रूट नड्यूल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनेस तक नहीं जाने देता, और नाइट्रोजिनेस फ्रीली क्या करता है, अपना काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है पिंक कलर का, आप अगर कभी रूट नड्यूल्स को काट के देखो तो आपको अंदर से पिंक कलर दिखेगा। क्लियर। सो अब हम देखते हैं थ्योरी में अब क्या लिखेंगे हम। देखो अब आपको इतना इजी लगेगा। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ए सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरेक्शंस बिटवीन राइजोबियम एंड द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट कौन सा है हमारा, लेग्यूम प्लांट। Rhizobia multiply and colonize the surrounding of roots and attach to the root hair cells where they produce an infection thread into the cortex of root. Thread बन के cortex तक पहुंच जाते हैं। Bacteria released from the thread into the cells which differentiate into special nitrogen fixing cells. अब वो आम cells नहीं है, वो nitrogen fixing cells बन गए हैं रूट नोड्यूल्स के। ठीक है, नोड्यूल्स डेवलप वेस्कुलर कनेक्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नोड्यूल कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड नाइट्रोजिनेस which convert atmospheric nitrogen into ammonia. Nodule contains a special protein called leg hemoglobin which act as oxygen scavenger, ऑक्सीजन को ट्रैप करती है, and provide anaerobic condition to the bacteria inside the nodules. ठीक है, उनको एनारोबिक कंडीशन मिलेगी तो वो काम करेंगे। एंड प्रोटेक्ट द एंजाइम नाइट्रोजिनेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई नाइट्रोजिनेस की तो वो काम नहीं करेगा। क्लियर। अनदर टॉपिक इज फेट ऑफ अमोनिया। अब ये क्या चीज़ है, देखो मैंने आपको अभी क्या समझाया कि जब हमारी नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो फिक्स हो गई प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, या आप कह सकते हो इसकी फर्दर रिडक्शन होती है तो हम इसको अमोनियम आयंस में भी लिख सकते हैं। अब ये जो अमोनियम आयंस है या अमोनिया, ये टॉक्सिक है, ज़्यादा देर तक प्लांट्स के अंदर नहीं रह सकती, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी, प्रोटीन्स बनेंगे तो प्लांट हम खाएंगे तो हमारे में प्रोटीन्स जाएंगे। तो अमोनिया को तो कन्वर्ट होना है। ठीक है, अब कैसे इसकी कन्वर्शन होगी, चलो देखते हैं हम। इन द लीव्स नाइट्रेट्स रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड बनेंगे। दिस स्टेप इज नोन एज असिमिलेशन। सो जो नाइट्रेट्स हैं उनकी क्या होगी आगे फर्दर, जो अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड की असिमिलेशन होगी। 4 तरीके हैं इसके। फर्स्ट है रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव मीन्स रिडक्शन होगी। क्या होगा कि जो अमोनिया है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और ग्लूटामिक एसिड बना देगी, अमीनो एसिड है ये। ठीक है, कितना सिंपल है, प्लांट अपने आप ही कर रहा है ये सब कुछ। देखो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ठीक है, अमोनियम आयंस जुड़े इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का, वहाँ पे अमीन ग्रुप लग गया और ये हमारा ग्लूटामिक एसिड बन गया। क्लियर, इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। ओके, सेकंड मेथड है ट्रांस एमिनेशन का। ट्रांस एमिनेशन में क्या है, हम एक हमारा सपोज हमारा ग्लूटामिक एसिड बना है, उसका अमीनो ग्रुप है जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और कीटो
ग्रुप के साथ, किसी को कीटो एसिड के ग्रुप के साथ, ताकि वो भी अब अमीनो एसिड बन जाए। इस तरह से हम 17 के करीब अमीनो एसिड बना सकते हैं ग्लूटामिक एसिड के अमीन ग्रुप को ट्रांसफ़र करके। देखो क्या है, ये हमारा अमीनो एसिड है, ये हमारा अमीन ग्रुप है, ये हमारा कीटो एसिड है। हमने इसको चेंज कर देना है, यहाँ पे हमने अमीन ग्रुप लगा दिया, और ये जो हमारा अमीनो एसिड था अब ये क्या बन गया, कीटो एसिड बन गया। एंजाइम चाहिए ट्रांस एमिनेस। क्लियर? तो इसको कहते हैं रिएक्शन को ट्रांस एमिनेशन। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। प्लांट्स के अंदर अमाइड्स भी बनते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अमीनो एसिड। अमाइड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द फ्री अमीनो एसिड एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाय जाइलम के साथ साथ ही सब कुछ घूमता है। एसेंट ऑफ सैप में हमने देखा था कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक भी जो मिले हैं, फ्लोएम में इनऑर्गेनिक भी मिले हैं कंटेंट्स। तो एस्पार्टिक एसिड से हमने एस्पार्जिन बना लिया, ग्लूटामिक एसिड से हमने ग्लूटामिन बना लिया। हमने नहीं बनाया, प्लांट्स ने अपने आप बनाया। देखो नाइट्रोजन ज़्यादा है, एस्पार्टिक एसिड इसमें 1 नाइट्रोजन है, एस्पार्जिन इसमें 2 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन तो हमें चाहिए ही चाहिए। ग्लूटामिक एसिड इसमें 1 नाइट्रोजन है, ग्लूटामिन में 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है ना अमाइड्स में। ठीक है, तो बेटर सिमिलेशन होगी। फोर्थ वे है फॉर्मेशन ऑफ यूरिडीज। कुछ सोयाबीन की अगर हम एग्जांपल लें तो उनके नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन है, ठीक है, एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एंड यूरिड्स। ये क्या है, ये भी बेटे जो ये यूरिड्स होते हैं इनमें नाइट्रोजन कार्बन रेशियो जो ज़्यादा होती है। सो ठीक है, प्लांट्स इनको भी बहुत पसंद करते हैं कि यूरिड्स बन जाएं तो हमें नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? अब लास्ट डायग्राम हमारे लेक्चर का, हमारी बुक का। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस डायग्राम को देख के। ठीक है, देखो क्या है, डायग्राम में कुछ भी नहीं है। अब आपको बहुत इजी लगेगा। ये एंजाइम नाइट्रोजिनेस है, आपको पता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम का। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, मॉफी एंजाइम है। यहाँ पे हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पड़ी है ट्रिपल बॉन्ड लेके। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम तो कर देगा भाई। नाइट्रोजिनेस एंजाइम के साथ ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाइंड होगी आके। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन होगी। पहले क्या लगे, 2 हाइड्रोजन लगे आके इस कॉम्प्लेक्स के साथ, फिर 2 और लगे हाइड्रोजन आके, 4 हाइड्रोजन हो गए। फिर फर्दर रिडक्शन हुई, 2 और हाइड्रोजन लग गए आके, रिडक्शन हुई, तो हमारे पास कितने लग गए, 6 लग गए हाइड्रोजन आके। और हमारे पास 2 जो हैं, 2 क्या बन गए हमारे पास, अमोनिया बन गई। ठीक है, क्लियर? तो एक जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन से हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बने, और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए सेल को। 16 एटीपीज चाहिए उसको 2 अमोनिया के लिए। एक के लिए कितने चाहिए हो गए, एटीपी। और ये एनर्जी कहाँ से लेगा सेल, रेस्पिरेशन से लेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अमोनिया बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए, 8। 2 अमोनिया बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से 16 एटीपी की आवश्यकता है प्लांट को, अगर उसने इसको फिक्स करना है इन द फॉर्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ मिनरल न्यूट्रिशन। अब आप इसको बुक की रीडिंग करिए बार बार, वीडियो देखिए बार बार। अगर कोई डाउट है तो अपना क्लियर करिए। We will meet in the next lecture with a new chapter. Till then, study well, learn well, and have a nice day. Thank you.